हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे क्लास 12th केमिस्ट्री का अध्याय नंबर फर्स्ट, जिसका नाम था विलयन। इससे पहले हमने इसके 3 वीडियो देख लिए हैं, जिसके अंदर हमने विलेयता, मोलन्स यानी आपकी सांद्रता इकाइयाँ और चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले उन वीडियो को देखें और उन वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप सबसे पहले उनको देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। चलिए तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था विलेयता, जिसमें हमने विलेयता का एक प्रकार कंप्लीट कर लिया था, ठोसों की द्रव्य विलेयता। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं गैसों की द्रव्य विलेयता। किसकी? गैसों की द्रव्य विलेयता, यानी जो आपकी गैस है उसको किसके अंदर घोला जाएगा? द्रव के अंदर घोला जाएगा। तो गैस विलय तथा द्रव विलायक आपस में मिलकर गैस द्रव विलयन का निर्माण करते हैं, जो कि निम्न कारकों पर निर्भर करता है। यानी गैस की द्रव में जो विलेयता है वो अलग अलग कारकों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले हम बात करें, पहला कारक है आपका विलय की प्रकृति। और विलय क्या है आपका? विलय आपका क्या है? गैस है, तो आप इसको बोल सकते हैं गैस की प्रकृति। तो अब इस पर किस प्रकार डिपेंड करती है? तो गैस का क्रांतिक दाब, गैस का क्रांतिक ताप, ये तार नहीं है, ये आपका ताप है। गैस का क्रांतिक ताप बढ़ाने पर गैस के द्रवीकरण की दर बढ़ जाती है। अब क्रांतिक ताप का मतलब क्या होता है कि अगर बिना दाब बढ़ाए आप गैस को किस में कन्वर्ट कर दो, उसका दाब बिना दाब बढ़ाए उसको द्रव में परिवर्तित कर रहे हो, वो ताप कहलाता है आपका क्रांतिक ताप। गैस के द्रवीकरण की दर बढ़ जाती है, जिसके कारण गैस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। यानी जैसे जैसे द्रवीकरण की दर बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी गैस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। अगर मान लो आपने क्या कर दिया, जो आपका गैस का ताप है, यानी गैस का क्रांतिक ताप कम करने पर गैस के द्रवीकरण की दर घट जाती है। जैसे ही आपने क्रांतिक ताप कम किया तो उसका द्रव बनने की जो दर है वो घट जाएगी। और अगर द्रव बनने की दर घट जाएगी तो क्या होगा? जैसे गैस की द्रव में विलेयता घट जाती है, उससे क्या होता है? गैस की आपकी द्रव में विलेयता कम हो जाती है धीरे धीरे। जैसे ही आपका क्रांतिक ताप कम करोगे तो द्रवीकरण कम हो जाएगा, और द्रवीकरण कम होने से द्रव में विलेयता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप कि अगर मान लो आपने गैस का क्रांतिक ताप बढ़ा दिया तो द्रवीकरण की दर बढ़ेगी, और द्रवीकरण की दर बढ़ेगी तो विलेयता बढ़ेगी। उसी प्रकार अगर गैस का क्रांतिक ताप कम करते हैं तो गैस का द्रवीकरण कम हो जाएगा, और गैस का द्रवीकरण कम होने से ही आपका क्या हो जाएगा? विलेयता कम हो जाएगी। इस चीज़ को आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ये तो था आपका पहला कारक। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे कारक की। जो दूसरा कारक है वो क्या है? तापमान। अब क्या है तापमान? तो जब गैस द्रव में मिश्रित होती है तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है। यानी जब गैस को द्रव के अंदर मिश्रित किया जाता है, मिलाया जाता है, तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जिसके कारण ताप बढ़ाने पर साम्य प्रतीप दिशा में विस्थापित हो जाता है। अब ऊष्मा उत्सर्जित होने का यह मतलब क्या है? जो आपकी अभिक्रिया है वो है ऊष्मा छेपी। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। और इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में अगर आप ताप बढ़ाते हो तो साम्य प्रतीप दिशा में विस्थापित हो जाता है, जिससे कि विलेयता घट जाती है। क्या हो जाती है? विलेयता घट जाती है। ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य में विलेयता क्या हो जाती है? घट जाती है। अब कारण, यही एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये कि यही कारण है कि जलीय जीव गर्म जल में जल की अपेक्षा ठंडे जल में सहज होते हैं। अब कारण क्या है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है कि जलीय जीव गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में सहज उपलब्ध होते हैं या सही तरीके से रह सकते हैं? तो उसका कारण यही है कि जो आपका ताप बढ़ने से साम्य प्रतीप दिशा में चला जाता है और विलेयता घट जाती है। जो ऑक्सीजन होती है उसकी आपकी जल के अंदर विलेयता घट जाती है, इसलिए उन्हें गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में आसानी से रह सकते हैं। ये था आपका दूसरा कारक। अब तीसरे कारक की बात करें तो तीसरा कारक है आपका दाब का प्रभाव। क्या है तीसरा कारक? दाब का प्रभाव है। अब तीसरे कारक को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये पात्र बना हुआ है, और इस पात्र के अंदर ये आपको जो दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं पिस्टन।
अब इसमें क्या है कि ये आपका जल भरा हुआ है, इस जल के अंदर मान लो ऐसे छोटे छोटे कण प्रेजेंट हैं किसी विलय के। अब किसी विलय के कण प्रेजेंट है, ऊपर से पिस्टन को दबाया जाए, मतलब दाब लगाया जाए, तो दाब लगाया जाएगा तो क्या होगा आपकी, जैसे जैसे पिस्टन नीचे आएगी तो ये रेड रेड कण दिखाई दे रहे हैं वो एक साथ नीचे की ओर आएंगे, मतलब आपकी विलेयता बढ़ेगी। क्या होगा, विलेयता आपकी बढ़ेगी। दाब बढ़ाने से आपकी विलेयता बढ़ती है। और इसका दूसरा चित्र आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला, कि जैसे जैसे आपने दाब बढ़ाया तो ये आप देखो जो कण थे वो पास पास आ गए। इसमें कण पास पास आने का मतलब आपकी विलेयता बढ़ चुकी है। ठीक है, अगर इसको देखें, अब बात आती है कि गैस की द्रव्य विलेयता पर दाब के प्रभाव को एक साइंटिस्ट थे आपके हेनरी ने समझाया तथा एक नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। अब गैस की द्रव्य विलेयता पर दाब के प्रभाव को एक आपके साइंटिस्ट हेनरी ने समझाया और उसी को हमने नाम दे दिया हेनरी का नियम। क्या नाम दे दिया, हेनरी का नियम दे दिया। ठीक है, तो दाब बढ़ाने पर, दाब का मान बढ़ाने पर गैस की द्रव्य विलेयता बढ़ जाती है। इस चीज़ को आप याद रखें कि जैसे जैसे आप गैस का दाब बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी द्रव्य विलेयता बढ़ जाती है। उसके बाद है कि किसी गैस की द्रव्य विलेयता उस गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। मतलब अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि विलेयता को अगर मैं एस मान लूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब डायरेक्ट सीधे समानुपाती किसके, प्रेशर के। मतलब आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे विलेयता बढ़ेगी आपकी। इस लाइन का मतलब यह है, अगर आप प्रेशर कम करते हो तो आपकी विलेयता कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है। अब आता है आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हेनरी का नियम। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपको। अब हेनरी का नियम क्या कहता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको यही पूछ लेता है कि हेनरी का नियम क्या है। तो किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, जिसको हमने माना है पी, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब पी उस विलयन में उस विलयन में गैस के मोलंश एक्स के समानुपाती होता है। यानी आपके पास कोई गैस है, उसका वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में उपस्थित उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो मतलब इसको भी हम अगर गणितीय रूप में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि P समानुपाती, मतलब जो आपका आंशिक दाब है गैस का वो समानुपाती है उस गैस के मोल अंश के। तो इस तरीके से लिख सकते हैं P समानुपाती X। अब X को हम मानते हैं मोल अंश। जैसे अब आपको पता है कि यह आपका समानुपाती का चिन्ह है। समानुपाती के चिन्ह उठाते हैं तो समानुपाती नियतांक आता है। और समानुपाती नियतांक क्या है, यहाँ पर के एच, क्या है, के एच समानुपाती नियतांक है। तो यह आपका गणितीय रूप हो गया हेनरी के नियम का, P बराबर के एच इंटू एच। ये भी पूछा जाता है आपसे कि हेनरी के नियम का गणितीय रूप क्या है। अब P क्या है यहाँ पर, तो P आपका आंशिक दाब है, X क्या है यहाँ पर मोल अंश है, के एच क्या है हेनरी नियतांक है, हेनरी स्थिरांक है। लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखें, जो के एच होता है वो केवल केवल ताप पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ताप चेंज करोगे, ताप में बदलाव आएगा, तभी आपका हेनरी का नियतांक बदलेगा, बाकी आपका हेनरी का नियतांक नहीं बदलेगा किसी भी कंडीशन में। फिर आपके एनसीईआरटी के अंदर एक ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ क्या है, ग्राफ इस प्रकार है कि यहाँ पर जो बाई अक्ष है वहाँ पर ले लिया आपका HCl का आंशिक वाष्प दाब और इधर ले लिए एक्स अक्ष पर HCl के मोल अंश। अब मोल अंश की शुरुआत हुई है आपकी यहाँ से 0, उसके बाद 0.1, ऐसे मान लो इसको 0.12, ठीक है, यहाँ से शुरुआत हुई है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, हुआ ये है, आप देख सकते हैं कि मैंने पहले भी बताया आपको ऊपर ही कि जो P समानुपाती X थे ना, मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा या जैसे जैसे मोल अंश बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। मतलब देखो यहाँ से स्टार्ट किया हमने 0 पर गए, यहाँ से यहाँ तक आ गए हम, तो आप देखोगे जो आपका प्रेशर है, जो प्रेशर है वो यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन जैसे ही मैं और आगे गया तो मेरा जो मोल अंश है वो 0.01 हुए, आपका प्रेशर यहाँ पहुँच गया। फिर अपन और आगे गए तो आपके मोल अंश हुए 0.02, तो आपके जो प्रेशर था वो यहाँ तक पहुँच गया। मतलब अगर आप इसको मिलाओगे तो एक सीधी लाइन बनेगी। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप प्रेशर, जो आपका मोल अंश बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है। ये आपकी एनसीईआरटी का ग्राफ है। तो ये हेनरी के नियम में जो ग्राफ दिया है वो है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं हेनरी के नियम की सीमाओं की।
किसकी बात करते हैं? हेनरी के नियम की सीमाओं की, यानी हेनरी के नियम की कौन कौन सी सीमाएं होती हैं? तो पहली सीमा है दाब अत्यधिक उच्च नहीं होना चाहिए, यानी जो दाब का मान है वो अत्यधिक उच्च नहीं होना चाहिए, तो आपका हेनरी का नियम काम करेगा। अगर दाब अत्यधिक उच्च हो गया, मतलब दाब ज़्यादा हो गया, तो आपका हेनरी का नियम काम नहीं करेगा। दूसरी सीमा है आपकी ताप अत्यधिक कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका टेम्परेचर भी, मतलब ताप भी अगर कम रहता है बहुत ज़्यादा, तब भी आपका हेनरी का नियम काम नहीं करेगा। तीसरा क्या है कि गैस तथा द्रव के मध्य विक्रिया नहीं होनी चाहिए, मतलब जिस गैस और जिस द्रव पर आप हेनरी का नियम लागू कर रहे हो उनके मध्य विक्रिया नहीं होनी चाहिए। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो एग्जाम्पल दिया है, अर्थात यह नियम NH3 और HCl के मिश्रण पर लागू नहीं होता। ये नियम है जो हेनरी का नियम है NH3 और HCl के मिश्रण पर लागू नहीं होता। और ये क्वेश्चन MCQ में पूछा जाता है कि निम्न में से किस पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता। अब दोनों पर हेनरी का नियम लागू क्यों नहीं होता, उसका कारण यह है कि अगर आप NH3 और HCl को मिलाओगे तब आपका क्या बनेगा, NH4Cl बनता है, यानी अमोनियम क्लोराइड बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये आपका मिश्रण रहेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए आपका यहाँ पर हेनरी का नियम काम नहीं करता है। ये तो हो गई आपके हेनरी के नियम की सीमाएं। अब अपन बात करेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग की। किसकी बात करेंगे? हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। अब अनुप्रयोग कौन कौन से थे? तो पहला अनुप्रयोग था कि सोडा वाटर को बोतल में उच्च दाब पर आरोपित कर बंद किया जाता है, जिससे CO2 की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। अभी हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे हम लोग दाब बढ़ाते हैं वैसे वैसे विलेयता बढ़ती है गैस की द्रव में। लेकिन आपने देखा होगा, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आते हैं और जैसे उसको खोलते हैं तो उसमें से एकदम से गैस निकलती है। वो कौन सी गैस होती है? CO2 होती है। और आपने यहाँ तक भी देखा होगा कि खोलने के अगर तुरंत बाद उस कोल्ड ड्रिंक को पीते हो तो आपको डकार आने भी लगती है। यह था पहला हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। दूसरे अनुप्रयोग की बात करूं तो दूसरा अनुप्रयोग क्या है आपका? दूसरा अनुप्रयोग है ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में एनोक्सिया नामक बीमारी होती है। सही बात है कि जो जैसे जैसे अपन पहाड़ों की तरफ जाते जाते हैं वैसे वैसे हमारे जो क्या है कि आपके जो दाब है वो क्या होता है, घट जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो दाब घट जाता है। दाब घटने से हमारे अंदर जो ऑक्सीजन की विलेयता है वो घट जाती है, और विलेयता के घटने से ही आपकी क्या होती है, अनोक्सिया नामक बीमारी, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है आपके अंदर। तो क्या है कि क्योंकि ऊंचाई पर दाब घट जाता है, दाब क्या हो जाता है, घट जाता है, जिससे ऑक्सीजन की रक्त में विलेयता घट जाती है। तो ऑक्सीजन की जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर जाते हो वैसे वैसे दाब घटता जाता है, और जिससे कि आपकी ऑक्सीजन में विलेयता घट जाती है। और ऑक्सीजन में विलेयता घटने को ही हम बोलते हैं एनोक्सिया, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आई होप अभी तक की कहानी समझ में आ चुकी होगी। तीसरा अनुप्रयोग क्या था? तीसरा अनुप्रयोग था आपका कि गोताखोर होते हैं ना, जो गोताखोर कौन होते हैं सर? जैसे मान लो कि आपको समुद्र के अंदर लाश ढूंढनी है, तो जो व्यक्ति लाश ढूंढने के लिए जा रहे हैं उनको बोल रहे हैं हम गोताखोर। गोताखोर ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का मिश्रण ले जाते हैं। जैसे गोताखोर पानी के अंदर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ऐसा करते हैं कि ऑक्सीजन का मिश्रण, अब ऑक्सीजन के साथ आपके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी ले जाते हैं। ले जाने का कारण क्या है वो देखो, दाब बढ़ने पर नीचे जाते हो आप, जैसे जैसे दाब बढ़ता है तो रक्त में नाइट्रोजन की विलेयता बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की विलेयता बढ़ेगी लेकिन नाइट्रोजन की विलेयता बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है। क्या होता है, आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है, और उस खिंचाव को ही हम क्या बोलते हैं, बेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंड्स बोलते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है कि आपके N2 तो जाएगी, O2 भी जाएगी, लेकिन आपकी जो हीलियम भी जाती है। और प्रतिशत मात्रा की बात करें तो सबसे कम हीलियम होती है, उससे ज़्यादा आपकी ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ये आपका रहता है कि अब फिलहाल के टाइम में N2O2 और हीलियम का मिश्रण लेके जाते हैं गोताखोर। ये था आपका हेनरी का नियम, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। ये आपका इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आशा करता हूँ कि अभी तक की कहानी क्लियर होगी। अब हम मैं बात करेंगे किसकी? वाष्प दाब की। किसकी बात करेंगे? वाष्प दाब की बात करेंगे। वाष्प दाब क्या होता है, ठीक है। तो वाष्प दाब की अगर बात करें तो वाष्प दाब क्या है? साम्य अवस्था पर
वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब, यानी साम्य अवस्था पर कोई वाष्प है और द्रव की सतह पर जो दाब डाल रही है उसको बोलते हैं वाष्प दाब। जिससे कि अब किस में माप सकते हैं वाष्प दाब को, तो mmHg, टॉर, बार, पास्कल, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं पास्कल, एटीएम इत्यादि में मापा जाता है। यानी वाष्प दाब को आपको किसके अंदर मापा जाता है, या तो mmHg, टॉर, बार, पास्कल, एटीएम इत्यादि में। अगर मान लो आपको जो प्रेशर है यानी वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर है, वो आपका mmHg या टॉर के अंदर दिया है, mmHg या टॉर के अंदर दिया है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है 760 से डिवाइड कर दो उसको। जो आपका वाष्प दाब है वो mmHg या टॉर के अंदर दिया है तो उसको 760 से डिवाइड कर दो, और जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके इसके अंदर एटीएम के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा, एटीएम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है, यह भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, राउल्ट नियम। आपके राउल्ट चाचा हैं, अब इनकी भी कहानी पढ़नी पड़ेगी हम लोगों को। कहानी क्या है इनकी, इनकी कहानी है कि इस नियम के अनुसार किसी विलयन में उपस्थित अवयव का वाष्प दाब उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। राउल्ट चाचा ने यह बोला था कि अगर विलयन में आपके कोई अवयव उपस्थित है तो उस अवयव का वाष्प दाब उस अवयव के ही मोल अंश के समानुपाती होगा। जैसे कि मान लो मेरे पास एक अवयव ए है और दूसरा अवयव बी है, अगर मैं बोलूँ कि पी ए का मतलब पी ए अवयव ए का वाष्प दाब तो ये समानुपाती होगा एक्स ए के। अगर मैं बोलूँ पी बी हमारा वाष्प दाब है किसका, अवयव बी का, तो ये समानुपाती होगा एक्स बी के। इनका कहने का मतलब ये था। ठीक है, अब इन्होंने अब इनके नियम को दो तरीके से यूज किया जाता है। पहले तो अपन बात करेंगे द्रव द्रव विलयनों का, फिर ठोस द्रव विलयनों का वाष्प दाब। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले तो किसकी, द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, तो डायग्राम में जो दिखाई दे रहा है ऐसे मान लो कि यहाँ से ऊपर जो है वो वाष्प है, क्या है, वाष्प है, और यहाँ से नीचे क्या है, द्रव है। ठीक है, अब ये नीचे आप बर्नर से इसे गर्म कर रहे हो तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि द्रव के अंदर आपके दो विलयन अवयव उपस्थित हैं, एक ए एक बी। तो जो आपको द्रव एक्स ए और एक्स बी दिखाई दे रहे हैं वे आपके द्रव अवयव में उपस्थित द्रव विलयन में उपस्थित अवयवों के मोल अंश, और बाई ए और बाई बी दिखाई दे रहे हैं वे हैं आपके क्या, वे हैं वाष्प अवस्था में पदार्थों के अवयवों के मोल अंश। तो हमने माना हमारे पास एक अवयव ए है, दूसरा अवयव बी है। अब अवयव ए की बात करें तो पी ए यानी अवयव ए का वाष्प दाब समानुपाती उसके मोल अंश के। इसी प्रकार इसकी बात करें तो पी बी समानुपाती एक्स बी के। अब हमने क्या देखा, ये चीज़ें किसके अनुसार है, राउल्ट नियम के अनुसार, अभी मैंने बताई थी। अब जैसे आपको पता है कि अगर हम देखें कि समानुपाती के चिन्ह आया तो उसको उठाएंगे तो हमारा सूत्र बनेगा, सूत्र क्या बनेगा, सूत्र बनता है पी ए बराबर पी नोट ए इंटू एक्स, ये आपको सूत्र याद रखना है। दूसरा सूत्र क्या बनता है, पी बी बराबर पी नोट बी इंटू एक्स बी। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्वेश्चन करने में काम आती हैं। जैसे ही अपन आगे चलें तो अपन देख सकते हैं कि पी नोट ए क्या है, तो पी नोट ए शुद्ध अवयव ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, और पी नोट बी क्या है, तो पी नोट बी बी अवयव बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। ठीक है, और अवयव ए वो पी ए क्या है आपका अवयव ए का वाष्प दाब, और पी बी क्या है अवयव बी का वाष्प दाब। अब हम इन दोनों का बात करें तो एक नियम और होता है आपका डाल्टन का आंशिक दाब नियम। कौन सा नियम होता है सर, डाल्टन का आंशिक दाब नियम। अब वो नियम क्या कहता है, तो ये नियम कहता है आपका कि आपके विलयन के अंदर जितने भी अवयव उपस्थित हैं उनका जो कुल वाष्प दाब है वो उनके योग के बराबर होता है। अभी हमने देखा था कि जो हमारे पास अवयव थे वो दो थे, एक ए और एक बी, तो उनका जो कुल वाष्प दाब है यानी टोटल वाष्प दाब यानी पीटी बराबर होगा किसके, पी ए प्लस पी बी के। चलो ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा था कि पी ए बराबर तो क्या था, पी नोट ए इंटू एक्स ए, पी बी बराबर क्या था, पी नोट बी इंटू एक्स बी। ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी हैं, तो एक सूत्र तो ये बन गया आपका। अब हम बात करें कि हमें पता है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में जब मोल अंश पढ़ाया था सेकंड वीडियो में,
शायद सेकंड वीडियो में पढ़ा है मोलन्स। तो मैंने बताया था कि मोलन्स का जो कुल योग होता है वो 1 होता है। अब अवयव कितने थे हमारे पास, 2 अवयव थे, तो एक्स ए प्लस एक्स वी बराबर 1। अगर मान लो मैं यहाँ से एक्स ए का मान लेकर हूँ तो वी को उस साइड भेजूंगा तो ये बन जाएगा एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स वी। क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स वी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक्स ए की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स वी। अब 1 माइनस एक्स वी, तो देखो पी टी बराबर पी नॉट ए की जगह तो पी नॉट ए, एक्स ए की जगह क्या लिख दिया मैंने, 1 माइनस एक्स वी, और इसको कुछ नहीं किया मैंने, इसको ऐसे के ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद बना क्या हमारा, तो ये बना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स वी प्लस पी नोट बी एक्स वी। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, तो एक्स वी कॉमन आने के लिए तैयार है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पी टी बराबर पी नोट ए, अब प्लस, अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया मैंने, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ऐसे लिख दिया पहले मैंने इनको। अब इनके पोजीशन में ले आया मैं कि इनमें कॉमन ले सकता हूँ, तो पी टी बराबर बना क्या, पी ए की पी नोट ए की पी नोट ए, पी नोट बी। अब देखो यहाँ से क्या किया मैंने, एक्स वी और ये भी एक्स वी है, यहाँ क्या किया मैंने, एक्स वी और एक्स वी से यहाँ से क्या ले लिया, एक्स वी कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, पी नोट बी और पी नोट ए, पी नोट बी माइनस पी नोट ए इंटू एक्स वी। तो ये आपका फाइनल निकल के आया है, जहाँ गलती है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ एक्स वी होगा। ठीक है, तो ये निकल के आया फाइनल, पी टी बराबर पी नोट ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट ए इंटू एक्स वी। एक तो ये है आपका। दूसरा, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्स ए प्लस एक्स वी 1 बराबर 1 है। अब मैं किसकी जगह लिख दूं, एक्स बी की जगह लिख दूं, तो एक्स बी की जगह लिखूंगा 1 माइनस एक्स ए। ये भी तो कर सकते हैं अपन, तो ये करते हैं तो देखो क्या बनेगा हमारा। अब अपन क्या कर रहे हैं, एक्स बी की जगह लिख रहे हैं। ठीक है, तो एक्स बी की जगह जैसे ही लिखें तो पी नोट बी, पी टोटल बराबर पी नोट ए इंटू एक्स ए। अब पी नोट बी, यहाँ एक्स बी था, उसकी जगह क्या लिख दो, 1 माइनस एक्स ए। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो पी टोटल बराबर बैठेगा अपना पी नोट ए इंटू एक्स ए, इसको तो कुछ चेंज नहीं किया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाए पी नोट बी माइनस पी नोट बी इंटू एक्स ए। अब हमें पता है कि अब इन दोनों को हम साथ साथ लेके आ सकते हैं कि यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो इनको अगर हम साथ साथ लाएंगे तो मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि पी नोट बी तो प्लस का ये ऐसे लिख दिया, पी नोट ए इंटू एक्स ए, इसको इसके पास ले गया, माइनस पी नोट बी इंटू एक्स बी। अब इसको लिखने के बाद हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक्स से कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में से, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक्स से कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, एक्स से कॉमन ले लिया, तो दूसरा सूत्र बन गया ये, पी टोटल बराबर पी नोट बी प्लस पी नोट ए माइनस पी नोट बी इंटू एक्स ए। अब आप देख सकते हैं एक चीज़ तो आपको समीकरण 2 और 3 से दिखाई दे रही है कि जो आपका कुल वाष्प दाब है वो किसी एक अवयव के मोलन्स पर निर्भर करता है। अगर आप इसमें देखोगे तो ओनली आपको एक्स से दिखाई दे रहा है, दूसरे वाले समीकरण में देखोगे तो आपको यहाँ पर ओनली एक्स भी दिखाई दे रहा है। तो समीकरण 2 और 3 से यह स्पष्ट है आपका कि जो आपका कुल वाष्प दाब है वो केवल और केवल एक अवयव के मोलन्स पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर मान लो आपसे वाष्प अवस्था में मोलन्स पूछ रहे तब क्या करें, तो बाई ए यानी अवयव ए के वाष्प अवस्था मोलन्स, तो पी ए अपन को क्या करना है, ऊपर लिखना है पी ए, नीचे क्या लिखना है पी टी, यानी सूत्र बन जाएगा आपका वाष्प अवस्था में मोलन्स का कि पी बाई ए बराबर पी ए अपन पी टी। ये तो अवयव ए के लिए, अगर अवयव बी के पूछे तो क्या हो जाएगा, पी बी बराबर बाई बी बराबर पी बी अपन पी टी, ये वाला सूत्र यूज करना है। और बाई बी और बाई ए का मतलब है, बाई ए का मतलब वाष्प अवस्था में अवयव ए के मोलन्स, और बाई बी का मतलब वाष्प अवस्था में अवयव बी के मोलन्स। ठीक है, और ये आपका क्या है, ग्राफ है किसका, राउल्ट के नियम का। ग्राफ कैसे बना है वो भी बता देते हैं। ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपके वाई अक्ष है। ठीक है, अब क्या किया है कि यहाँ पर हमने अवयव ए के मोलन्स को अधिकतम मान लिया है, और जो अवयव बी का मोलन्स है वो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब हमने इसको ही 1 मान लिया तो ये कितना होगा, जीरो होना चाहिए तभी तो 1 आएगा। इस प्रकार ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो। अब अपन क्या करेंगे, देखो एक्स से अधिकतम है तो हमने मान लिया यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन एक्स भी तो जीरो है तो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब जैसे जैसे अपन इस साइड जाएंगे तो ये क्या होगा, देखो तो एक्स ए तो बढ़ रहा है, मतलब जो एक्स ए जो एक्स भी है वो तो बढ़ेगा, लेकिन एक्स ए यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा और कम हो जाएगा, क्योंकि अब आगे जाओगे तो देख सकते हैं आपका एक्स ए जीरो हो चुका है यहाँ पर, और जो एक्स भी है 1 हो चुका है,
क्योंकि जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो तो आपका एक्स भी बढ़ रहा है, और एक्स बी के बढ़ने से देखो जाओ आपका ये वाली लाइन दिखाई दे रही है ऊपर जाके मिलेगी। तो ये है आपके किसका, राउल्ट के नियम का ग्राफ। अब ऊपर जो इन दोनों को मिलाओगे तब ये कौन सी लाइन बनेगी, तो कुल वाष्प दाब की लाइन बनेगी। यह भी ग्राफ आपको याद रखना है। ये वाली लाइन पी बी यानी अवयव बी की है, ये वाली लाइन अवयव ए की है। मैं आशा करता हूँ कि अब तक आपको समझ में आ चुका होगा, और इससे आगे अपन बात करेंगे ठोस द्रव विलयनों का वाष्प दाब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें, और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।